exams and what must be our conduct during basically tomorrow's exam with these two specific units of your knowledge as well. दूसरी चीज ये होगी बेटे मेनली, तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेसन में, दैट इज वंस अगेन द फाइनल 8 टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट योर ए स्टार्स डन। और इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वही कल जो हमने रिपीट की थी या रिवाइज की थी उनको एक दफ़ा फिर गो थ्रू करेंगे और 3 हाफ्स में आज के लेसन को ऑब्जर्व करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आज के लेसन में ये डेफिनेटली योर क्वेश्चन आंसर्स आर गोइंग टू बी वन ऑफ द पार्ट एंड वन ऑफ द सेगमेंट। नए क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह के नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके लिए मैं फिर आपको एक पेपर जो है वो आज शेयर करूंगा आफ्टर द लेसन। जैसे कल मैंने एक पेपर शेयर किया था, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको पहली चीज़ तो ये पेपर जो है बेटे, 2 क्वेश्चंस हिस्ट्री में भी आपने देखे थे कि दे वर सिमिलर विच केम इन द पास्ट पेपर्स एज वेल। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके या मोस्टली 3 क्वेश्चंस, जो 3 से 4 क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे पास्ट पेपर्स में थे सिवाय अयूब खान और याया खान के। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 2 जितना भी था वो पास्ट पेपर से था। तो पास्ट पेपर्स हमेशा आपको 50 मार्क्स ऑलमोस्ट दिलवाते हैं एग्जाम में, और 50 मार्क्स के लिए आपने जो ज्योग्राफी का पास पेपर रिव्यू है वो करेंगे, उससे आपके 50 मार्क्स काफ़ी हद तक सर्टन हो जाएंगे। अब जो बाकी की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको भी इंशाल्लाह लेके चलते हैं। 4 मेजर एजेंडाज हैं। सबसे पहले कल का कंडक्ट, दूसरी चीज़ चैप्टर नंबर 3 और 9 की सिग्निफिकेंस, क्योंकि हर जगह पे ये बात डिबेट में है कि चैप्टर 9 और चैप्टर 3 आने जा रहे हैं कल, तो ये दोनों चैप्टर्स आपने ज़रूर करने हैं चैप्टर 1 और 2 के साथ। तो आप 3 क्वेश्चंस कर पाएंगे इजीली। ठीक है, 1, 2, 3 और आपका 9, ये 4 चैप्टर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके कल के एग्जाम के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो शुरू, और उसके बाद इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये 4 मेजर एजेंडाज होंगे। सबसे पहले बेटे, कल का कंडक्ट क्या होना चाहिए? अगर बेटे आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से देखें और अपने जितने भी आपके एग्जाम्स हुए उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल का कंडक्ट जो है वो आप 71 72 इजिली ले सकते हो। ये अपना माइंड बना के जाना। पहली चीज तो ये कि हाई स्पिरिटेड रहें, और हाई स्पिरिटेड रहने का मतलब ये है कि आपका माइंड ये क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए कि कल आपका फाइनल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान स्टडीज के साथ इनटू योर एकेडमिक कैरियर। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमेस्टर में आपकी पाकिस्तान स्टडीज आएगी और वो होंगी 3 महीने के लिए। और अगर आपने ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी हुई है तो दैट पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ नॉट डिफरेंट डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने 8 साल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई हुई है। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में 8 साल, 13 साल, 12 साल ये ओ लेवल्स ए लेवल्स का एक्सपीरियंस है, और 8 साल यूनिवर्सिटीज़ एक्सपीरियंस है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर 2014 से लेकर 2025 तक। और मैं आजकल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ा रहा, सारा कंसंट्रेशन जो है वो ओ लेवल्स पे है। लेकिन प्रीवियसली आई वाज एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। तो उसमें बेटे एक कोर्स होता है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें आपने 3 महीने के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़नी होती है, और वो भी एक सेमेस्टर होता है, और उसके अंदर भी आपको जो पाकिस्तान स्टडीज़ आपने पढ़ ली ओ लेवल्स की, वही पाकिस्तान स्टडीज़ आपको हेल्प आउट करेगी। अब कल आपका फाइनल, सबसे पहली बात तो ये कि अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लीजिए कि कल आपका फाइनल इनकाउंटर है विद योर एग्जाम ऑफ पाकिस्तान स्टडीज एंड द सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम ये जो है पाकिस्तान स्टडीज। इसके बाद सब्जेक्ट एज अ पाकिस्तान स्टडीज आप नहीं पढ़ेंगे दोबारा एकेडमिक कैरियर में। ठीक है, कल बेटे और सिचुएशन क्या है, कीपिंग द सिचुएशन इन माइंड कि हिस्ट्री हैज नॉट बिन एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस मोस्टली बिकॉज ऑफ द या खान्स क्वेश्चन। हालांकि वो होना नहीं चाहिए था। पूरे पेपर में सिर्फ 10 नंबर आपके लिए मुश्किल थे और वो 10 मार्क्स के थे। 7 में आपने अयूब खान का डिक्लाइन लिखना था, और 3-5 में जो था आपने अपनी स्किल्स यूज करनी थी। ठीक है, और उसके बाद जितना सेक्शन 2 था वो सारा आइडेंटिकल था। अब 10 मार्क्स वहां से लूज हुए, वो चीज अपने माइंड में रखनी है। और कल दूसरी चीज माइंड में क्या रखनी है जो मैंने पहले बता दी कि कल आपका आखिरी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान स्टडीज के साथ, उसके बाद नहीं पढ़नी। ठीक है, अब दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए बेटे कल अपनी बेस्ट एफर्ट करके आनी है, मैक्सिमम लिख के आना है, कोई जगह स्पेस खाली नहीं छोड़नी। आपके पास आंसर लिमिटेड पूछा हुआ है, आपने सारा लिख के आना है। आपने मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, इरेलीवेंट लिख देना है, लेकिन
आपने स्पेसेस पूरी फिल करके आनी है। कोई स्पेस किसी क्वेश्चन की खाली नहीं होनी चाहिए। आपने 100% लिखना है कल, ठीक है? 1.5 घंटा है आपके पास, पूरा सब्जेक्ट आपके पास इसके ऊपर बेस करता है। शेकी रिजल्ट्स हैं P1 के, P2 में कवर करना है और आखिरी दफा जिंदगी में पाकिस्तान स्टडीज देनी है। इससे बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकती, ठीक है? तो कल आप अगर ये देखें, डिस्टिंक्शन होल्डर का पेपर दिखाता हूं कि उसने बेटे हर स्पेस फिल की हुई है, ठीक है? कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी लिखने की। इवन दो उसका फॉन्ट साइज बड़ा था, उसने स्पेस दी वर्ड्स के दरमियान। आप छोटा लिखें, मैक्सिमम लिखें, बियॉन्ड लाइंस नहीं लिखना। जो रूल है उसको फॉलो रखना है कि जो नीचे पीछे साइडों पे लिख देंगे वो कंसिडर नहीं होगा। तो इन लाइंस में है वो लिखना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा शीट लगानी है उसके साथ आपने रेफरेंस देना है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन के मेरा बाकी आंसर वो लिखा हुआ है, वहां जाके पढ़ लें, ठीक है? आपने हर क्वेश्चन को लिंक करना है। अगर आपने एडिशनल पेज लगाना है, उसके अंदर ये देखें जैसे इसने लिखा हुआ है ऑन एडिशनल पेज नंबर 25 प्रॉपर लेबलिंग करनी है, ठीक है? हर क्वेश्चन को एक्सटेंड में लिखें, अपनी पूरी आपने एफर्ट करके आनी है। ये चीज आपने पहली चीज अपने माइंड में रखनी है। उसकी रीजन मैं क्या जस्टिफाई कर रहा हूं, आखिरी दफा है पाकिस्तान स्टडीज के साथ, P1 सही नहीं हुआ, ठीक है? P2 में कल 1.5 घंटे में हमें सब कुछ रिकवर करना है एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल मोमेंट ऑफ योर ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज इन अ ग्रेड। और पाकिस्तान स्टडीज ज्योग्राफी में आप 72 73 ले सकते हो। Previous experiences are saying that you have got 72 marks out of 75 the last batch. There are many stories of such nature. बेटा आप जरा ना क्वेश्चन आंसर्स बाद में कीजिए, लास्ट 15 मिनट में मैं फिर आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपके जो हैं वो 72 मार्क्स आर बिन स्कोर्ड हेयर। 72 मार्क्स, ये वाला पेपर है, मैं आपको 67 का भी दिखा देता हूँ, 65 भी है, 73 भी है, 71 भी है, सारे स्कोर्स हैं। तो अब बात ये है कि 72 73 आ सकते हैं, ऐसे आएंगे। तो कंडक्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप सबने जब एग्जाम हॉल में जाना है, इस जो फॉलो नहीं करेगा फिर मुझे कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि मैंने जो चीजें बताई मैं उनको इसलिए इस सेशन को रिकॉर्ड करके भी आपको भेज दूंगा, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है? अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं दैट्स फाइन, दैट्स गुड, दैट इज गोइंग टू वर्केबल फॉर यू। लेकिन अगर नहीं फॉलो करोगे तो बेटे अपने जिम्मेदार खुद होगे, ठीक है? नंबर आपके खराब होंगे, कटेंगे। कैम्ब्रिज रुथलेस होता है, उसने आपके मार्क्स डिडक्ट करने हैं, आपने कल बचाने हैं। बचाने कैसे हैं? जो मैं कंडक्ट बता रहा हूं कल, इसको फॉलो करना जाके। जब कल एग्जाम में बैठोगे आपने इस स्कीम को फॉलो करना है। ये आपने पहली दफा एग्जाम देना है, मैंने 28वीं दफा दिलवाना है, तो इस चीज को फॉलो करना जो मैं बताने जा रहा हूं कि कल क्या करना है आपने। कल आपने बेटे सबसे पहले जब एग्जाम हॉल में बैठना है, एग्जाम स्टार्ट होता है, आपका क्लॉक स्टार्ट हुआ, पहले 10 मिनट किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। किसी ने कोई क्वेश्चन पहले 10 मिनट में अटेम्प्ट नहीं करना। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है 3 क्वेश्चंस जो सबसे इजीएस्ट हैं, जिसके सबसे ज्यादा सब पार्ट्स आपको सर्टनिटी के साथ आते हैं। आपने लेड पेंसिल लेनी है, क्वेश्चन 1 खोलना है, क्वेश्चन 1 के सारे सब पार्ट्स के कमांड वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं क्वेश्चंस के। 10 मिनट 15 मिनट गुजर जाए, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन पहले कल आपने 5 क्वेश्चंस में से 3 सॉफ्ट टारगेट्स आइडेंटिफाई करने हैं और वो आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। 2 3 क्वेश्चन जैसे देखें, कॉन्ग्रेंस टायरिनी था, ये था इनिशियल प्रॉब्लम्स था, नवाज शरीफ का पहला टेन्योर था, ये इजी टॉपिक्स थे। तो इसी तरह P2 में भी 5 क्वेश्चंस में से आपको इजी टॉपिक्स मिलेंगे, इजी डेफिनेशंस मिलेंगी, इजी जो है वो 6 मार्कर्स मिलेंगे। तो पहले 15 मिनट 10 मिनट आपने कुछ नहीं लिखना, आपने लेड पेंसिल लेनी है, पेपर ओपन करना है और आपने सॉफ्ट टारगेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। आपने क्वेश्चन 1 खोला, उसका मैप देखा, कमांड वर्ड्स अंडरलाइन किए, 6 मार्कर देखा, फिर आप क्वेश्चन 2 पे चले गए। क्वेश्चन 2 को आपने और करना क्या है कि लेड पेंसिल लेके आपने टिक करते जाना है सब पार्ट्स को। आपने लेड पेंसिल से करते जाना है सब पार्ट्स को, और आपने क्वेश्चन 1 के बाद नीचे लिख लेना है कि मुझे इसके इतने सब पार्ट क्लियरली आते थे। फिर क्वेश्चन 2 पे जाएं, क्वेश्चन 2 को देखें कि क्वेश्चन 2 में कौन कौन से सब पार्ट्स आपको 100% आते हैं। लेट सपोज आपके सामने ही कैम्ब्रिज का एग्जाम है, तो इसको आपने देखा क्वेश्चन 1 को, यहाँ पे डिस्क्राइब द लोकेशन, ओनली डिस्क्राइब द लोकेशन, तो इसको अंडरलाइन कर लिया। अगले क्वेश्चन पे गए, सजेस्ट व्हाई माइनिंग मे बी डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज,
डिफिकल्टीज इन माइनिंग, इसको अंडरलाइन कर लिया, अगले क्वेश्चन पे चले गए। बी पार्ट देखा, ग्राफ देखा, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ मिनरल एक्सट्रैक्शन इज बेनिफिशियल, मिनरल एक्सट्रैक्शन इज बेनिफिशियल, इसको अंडरलाइन कर दिया, आगे चले गए, कर दिया। ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन देखा, इसका एक स्पेकुलेटिव सा एक बर्ड आई व्यू लिया और इसको टिक किया, आगे चले गए। सेकंड क्वेश्चन को देखा, सेकंड क्वेश्चन को इस तरह से करें, थर्ड को इस तरह से करें, फोर्थ को करें और फिफ्थ को करें। पहले 15 मिनट लें, कोई मसला नहीं, 3-4 मिनट लगाएं क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में, एक एक क्वेश्चन को। अब आपके पास तीन, सबसे ज्यादा जिसके आप फिर एंड पे देखोगे कि मुझे सब पार्ट भी आते हैं और मुझे 6 मार्कर्स भी आते हैं, वो 3 क्वेश्चन पिक करने हैं। बेटे क्वेश्चन सिलेक्शन इज द हाफ ऑफ द पेपर, ये बात याद रखना मेरी एज अ टीचर, कि जो क्वेश्चन सिलेक्शन होती है ना बेटा, वो हाफ ऑफ द एग्जामिनेशन होती है। अब हिस्ट्री के पेपर में मैं एग्जांपल दूं आपको, कि हिस्ट्री के पेपर में अगर आपने जो क्वेश्चन था शाह वलीउल्लाह वाला, वो आंसर किया होता, उसमें ज़्यादा नंबर आने थे। उसकी वजह ये थी कि शाह वलीउल्लाह पे 7 आउट ऑफ 7 लेने आसान थे। मराठास के साथ जो शिवाजी है और जो औरंगजेब की वॉर्स हैं, उनके बारे में लिखना ईजी था। 5 ईयर्स आपको पता है कि औरंगजेब ने मराठास के खिलाफ लड़ा, ठीक है, 49 ईयर्स में। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी कि क्वेश्चन अगर आप अच्छा आइडेंटिफाई करते हैं तो मार्क्स ज़्यादा आने थे। इस ज्योग्राफी में भी आपने ये करना है कि आपने 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन वो उठाने हैं जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन सिलेक्शन रॉन्ग की कल, तो आपके मार्क्स कटेंगे। क्वेश्चन सिलेक्शन ठीक की तो 100% मार्क्स आएंगे आपके, आपके 100% मार्क्स आएंगे अगर आप अपने 3 सॉफ्ट टारगेट्स पहले 15 मिनट में आइडेंटिफाई कर लोगे। 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, देर इज नो प्रॉब्लम, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की टाइम खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी में टाइम मसला नहीं होता, एग्जीक्यूशन, परफेक्ट एग्जीक्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए। 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड कंडक्ट ये होना चाहिए कि 6 मार्कर्स पे आपने स्टार्ट करना है। आपने पहले 18 मार्क्स कवर करने हैं। ने जब फ्रेश स्टार्ट होगा, आपकी राइटिंग, आपका एनर्जी लेवल, आपकी एक्साइटमेंट सबसे हाईएस्ट लेवल पे होती है फर्स्ट 15 से 20 मिनट में। ये आप नहीं, मैं नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। ये दुनिया की एक रियलिटी है जो साइंस इंडोर्स करती है, कि जो आपका ब्रेन है बेटे, वो पहले 45 मिनट्स परफेक्टली काम करता है, उसके बाद वो ड्रेन हो जाता है। उसके बाद द ब्रेन नीड्स डाइवर्जन, और डाइवर्जन के बाद उसको 5-10 मिनट लगते हैं रिफ्रेश होने में, रीबूट होने में। इसलिए स्कूल्स में भी, और मैंने आपको बताया था कि हर जगह पे आपके लेसन्स 40 to 50 मिनट्स के रखे जाते हैं, ठीक है। कि ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि 45 मिनट्स जो है इसका कंसंट्रेशन पीरियड है। पहले आपने 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट जो लगाने हैं पेपर में, वो लगाने हैं 18 मार्क्स के लिए। 6 6 6 अपने तीनों आंसर करने हैं। उसके लिए आप एडिशनल शीट्स पहले ले लें, ठीक है। जैसे ही वो आपको शीट देने आए, आप उनको कहेंगे मुझे एडिशनल शीट भी चाहिए, वो भी आपको डिलीवर हो जाएंगी। आप 50 एडिशनल शीटें लें, आपको कोई इसमें वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे देखें, ये एडिशनल शीट्स अटैच्ड हैं, और ये सिर्फ एडिशनल शीट्स पेपर के साथ अटैच नहीं है, बल्कि स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा एडिशनल शीट्स ली एग्जामिनर से। ये आपके पास एडिशनल बुकलेट है, कैन आस्क फॉर लाइक 50 शीट्स इफ यू आर इन नीड ऑफ। तो आप पहले क्या करेंगे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सबसे पहले 10 से 15 मिनट भी लगते हैं तो परेशान नहीं होना। आइडेंटिफाई करो अपने, लेड पेंसिल से नंबर लिखोगे, ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसके इतने नंबर हैं, ये मुझे क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट कर लो कि मुझे इतना क्वेश्चन के नंबर आते हैं, सर्टन है, मुझे इनके आंसर पक्के पता है, ठीक है। अगर आपको 25 में से 20 बन रहे हैं, 21 बन रहे हैं, वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये बात बेटे, अब बाद में सिर्फ रिग्रेट है और कुछ भी नहीं है। ये 31 ऑडियंस सुन रहे हैं, कि उसके बाद आप जो 31 ये लेसन ले रहे हैं, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं भेज भी दूंगा आपको। ये बेटे आपके पास इस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इनके बाद सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा और कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। फॉलो कर जाएंगे, 100% अचीव कर जाएंगे, 72-73 ले जाएंगे, हिस्ट्री भी बचा लेंगे अपनी, और पाकिस्तान स्टडीज़ भी बचा लेंगे, ग्रेड बचा लेंगे, और बेहतर हो जाएंगे मामला सारे। कैसे, 10 मिनट पहले आइडेंटिफाई करो।
आइडेंटिफाई किया, लेड पेंसिल से हर क्वेश्चन का टिक लगाया सब पार्ट, उसके नंबर लिखे आगे कि ये इतने नंबर का था, ये इतने नंबर का था। एंड पे कैलकुलेट कर लिया कि यार मेरे 25 मार्क्स के क्वेश्चन में 21 22 तो सर्टन है, तो मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में लेट सपोज 20 सर्टन है, मुझे ये अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन 1 नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 5 देखो, मेरे 22 सर्टन है इसमें, तो 22 वाला करो। फिर जब आप इसको ऐड करोगे तो दे विल मेक योर 65 67 इजीली। अगर क्वेश्चन गलत सेलेक्ट कर लोगे, उसके ऊपर लगे रहोगे बैठ के खुद से फिर थिंकिंग करनी और सोचने बाद में पेपर करते हुए, तो वो टाइम और ज़्यादा ज़ाया होगा और बेटे मार्क्स भी खराब हो जाएंगे। तो सिलेक्ट द सॉफ्टेस्ट टारगेट इन योर एग्जाम। कल ये पहला कंडक्ट होना चाहिए आपका। दूसरा कंडक्ट क्या है, डू द 6 मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट, डिसाइड द क्वेश्चन ऑन द 6 मार्क्स बेसिस। जो 3 सेलेक्ट करो, उनमें भी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले आइडेंटिफाई करो। 3 क्वेश्चन जो करने हैं वो 6 मार्क्स के बेस पे आपने चूज करने हैं। सब वेरिएंट्स 2 2 3 3 नंबरों के पीछे आपने 6 नंबर खराब नहीं करने। ठीक है, सब पार्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन जो बेटे डिफरेंस 18 मार्क्स से पड़ेगा ना आपके ग्रेड में, यू नीड 18 मार्क्स टू कवर योर हिस्ट्री। ठीक है, यू नीड योर 18 मार्क्स टू कवर अप व्हाट यू हैव मेस्ड इन योर P1। सो kindly be nice to the 6 marks question selection. Decide your 5 questions, out of 3 you have to pick 3 डिसाइड करें, और उनको भी 6 मार्क्स की बेसिस पे डिसाइड करें कि मैं इन 3 को क्वेश्चन को आंसर करूंगा। दैट इज गोइंग टू एड अप योर लाइक 18 मार्क्स, और आपका पूरा ग्रेड अपलिफ्ट हो जाएगा, एक पूरा ग्रेड बच जाएगा जो हिस्ट्री की वजह से अनसर्टन हो गया। ठीक है, 6 मार्क्स आपने सेलेक्ट कर लिया, दैट इज योर सेकंड कंडक्ट। अब आपके पास रह गए 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट, या आपके पास रह गया लाइक 50 मिनट्स रह गए, 1 घंटा रह गया, या लाइक 50 मिनट्स रह जाएंगे 6 मार्क्स करने के बाद। 10 10 10 30 मिनट्स आप उसको दे दोगे, 15 मिनट आइडेंटिफाई करने को दे दोगे, मार्क्स कैलकुलेट करने को दे दोगे। अच्छा, अब आपके हो गए जी सिर्फ 50 मिनट्स रह गए फर्ज करें। अब 50 मिनट्स में फिर मैक्सिमम लिखो बेटे। जो भी क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई आपने पहले कर लिया होगा, 15 मिनट में उसके कमांड वर्ड अंडरलाइन हुए होंगे, आपका टाइम कम लगेगा। अब फिर अगर इस स्टेज पे आके कमांड वर्ड अंडरलाइन करना शुरू हो गए, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर वो पहले 15 मिनट इन्वेस्ट कर लोगे, क्वेश्चन आइडेंटिफाई, कमांड वर्ड्स अंडरलाइन, और क्वेश्चन के टिक लगाते जाओगे, ये मुझे आता है, इसकी अंडरलाइन कर ली कमांड वर्ड के, मैंने इसका ये कमांड वर्ड लिखना है, आंसर करना है। अगर ये करोगे तो बाद में जो आपके 50 मिनट है वो बच जाएंगे। अगर बाद में करोगे 50 मिनट जो आपको मिले अब सब पार्ट्स के लिए, तो उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपको सोचना भी पड़ेगा रुक के, आपका टाइम कंज्यूम होगा, आप 50 मिनट्स में जस्टिफाई मुश्किल से कर पाओगे, कर जाओगे फिर भी। लेकिन अगर पहले 15 मिनट लगा लोगे ना अपने, कल का कंडक्ट ये रख लोगे कि पहले 15 मिनट मैंने लिखना कोई नहीं, लेड पेंसिल पकड़ के सारे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, उनके मार्क्स टोटल करने हैं, और फिर 3 चूज करने हैं कि मैंने ये तीनों अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है कि साथ साथ उसके जब आप टिक लगा रहे हो, उसके कमांड वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओ कि इसको इस क्वेश्चन में मैंने ये कमांड वर्ड को आंसर करना है। अगले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी है, मैं फिर दे देता हूँ आपको जो लेट कमर्स हैं उनके लिए, कि एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे फर्ज करें ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ मैं पेपर का, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई वाला है ही नहीं है, तो आपने वो यहाँ से फिगर्स में से काउंट करके बताना है ना कि कितने हैं वो। यहाँ पे डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन कर लिया। ओनली डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने अंडरलाइन कर लिया। यहाँ पे डिस्क्राइब हाउ कोल इज माइंड इन ओपन कास्ट, ओपन कास्ट माइनिंग, हाउ कोल इज माइंड, ये दोनों मैंने अंडरलाइन कर लिए वर्ड्स। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ गया, एक्सप्लेन वाई द कॉस्ट ऑफ सम रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान में इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सम नॉन रिन्यूएबल, एंड यू शुड डेवलप योर आंसर। ये 3 कमांड वर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, अगर आप ये करते जा रहे हो, साटिक करते जा रहे हो, तो आपका 50 मिनट में पेपर गेटेबल होगा लास्ट 50 मिनट में। अच्छा, अब रह गए 50 मिनट। अब 50 मिनट में आप क्या करोगे बेटे, अपने सब पार्ट्स करोगे और उनमें मैक्सिमम लिखोगे। देख लो, ये आपका जो 72 वाला पेपर है, इसमें नो स्पेस इज बिन लेफ्ट, और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है एक्स्ट्रा शीट्स के ऊपर, डेलिबरेटली लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया है, ये स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, जो उसको बताया गया उसने फॉलो किया। यहाँ पे उसने एक आंसर लिखा हुआ है आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे, आप इसको देख पा रहे हो यहाँ पर। यहाँ पे बेटे जो आंसर है, इसके एंड पे उसने ऑन एडिशनल पेज नंबर 26 लिखा हुआ है, और इसको एक्सपैंड किया हुआ है ऑन द नेक्स्ट पेज। हालांकि इसका जो आंसर है वो 4, यहाँ पे 4 ऑलमोस्ट जो है ना वो हो सकता था, इन्हीं लाइंस में हो सकता था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। 2 वो बताती रीजंस, उनको डेवलप कर देती। यू शुड डेवलप योर आंसर इज द
कमांड वर्ड। तो आपने क्या करना है, 2 रीज़न्स सिर्फ देनी है, उनको डेवलप कर देना है, ठीक है? लेकिन उसने डेलिबरेटली इसको खींचा और अगले पेज पे लेके गई, नेक्स्ट शीट पे जाके, एक्स्ट्रा शीट पे जाके उसने इसको मैक्सिमम लिखा। तो आपने जितने भी सब वेरिएंट्स हैं उनमें मैक्सिमम लिखना है, स्पेसेस नहीं छोड़नी। फ़ॉन्ट स्टाइल ऐसा बना लें कि आपके जो पेपर का इमेज है वो ऐसा ही आए कि एवरी लाइन इज़ बीन फिल्ड प्रॉपर्ली एंड एक्स्ट्रा शीट्स हैज़ बीन टेकन एज़ वेल। अब यहाँ पे ये देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम जियोथर्मल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट ने यहाँ पर, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी ऐसा ही है, लेकिन 2 मार्क्स का था तो पूरा उसने स्पेसेस को फिल किया हुआ है। आपने नहीं भी अगर उसके अंदर डिमांडेड है क्वेश्चन के अंदर एक्सटेंशन, तो एग्जाम्पल ऐड कर दें, एग्जाम्पल ऐड करके मैक्सिमम लिखें अपनी लाइंस को। दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी प्रॉपर व्यू ऑफ द पेपर फॉर एग्जामिनर, कि इसने सारा चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सटेंसिवली राइट किया हुआ है। एक पॉजिटिव चीज़ डेवलप होती है एग्जामिनर के माइंडसेट में आपके पेपर को देखते हुए। फर्स्ट लुक होती है वो पॉजिटिव डेवलप होती है। तो नेक्स्ट 50 मिनट्स में आपने फिर ये करने हैं सब पार्ट्स। ये बेटे 15 मिनट का जो बात है मैंने आपको बता दी कि कल का कंडक्ट क्या होना चाहिए, जो एजेंडा नंबर 1 है। कंडक्ट ये होना चाहिए, मैं फिर रिपीट कर दूं, आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस, सॉल्व टारगेट्स, select the questions on the basis of the 6 marks questions, do the sub parts to the maximum by using the extra sheets and following the command words। ये तीसरी जो चीज़ है वो कल का कंडक्ट आपका पूरा, मैंने 1.5 घंटे का टाइम बताया आपने कैसे यूटिलाइज करना है। पहले 15 मिनट आइडेंटिफाई, अगले 30 मिनट 6 मार्कर्स, और फिर जितना टाइम रह जाएगा उसमें रेस्ट ऑफ द पेपर। यहाँ अगर आप 6 मार्कर्स यहाँ आइडेंटिफिकेशन जल्दी कर लेते हैं तो 10 मिनट आइडेंटिफिकेशन पे लगा लें और 30 मिनट उस पर लगा लें तो 40 मिनट बन जाएंगे। आपके पास 1 घंटा होगा पूरे सब पार्ट्स को, सारे पेपर के सब पार्ट्स करने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ बेटे आपने कल जाते साथ एग्जामिनेशन हॉल में ये मेरी बात याद रखनी है, और इस तरह से करना है अगर आप 75 में से 71 72 चाह रहे हैं। ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। पहला जो मेरा एजेंडा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आज के लेसन का, और वो ये है कि आपका कल का कंडक्ट क्या होना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं देख पा रहा हूँ अपने चैट बॉक्स में, मैं उनको भी साथ साथ ले लूँ कि क्वेश्चन आंसर्स भी जो हैं वो भी आपके कंसिडर हो जाएं पार्ट ऑफ द सेशन में। जी मैं क्वेश्चंस बेटे फॉलो कर लेता हूँ साथ साथ। ये कंडक्ट जो मैंने आपको बताया है इसको बेटे रिलीजियसली फॉलो कर लीजिएगा। बेटे कैलकुलेटर जो है उसके अंदर आपने सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। ये देखिए स्टूडेंट के पेपर के ऊपर कैलकुलेटर का मॉडल लिखा हुआ है, मैंने कल भी ये दिखाया था कि ऊपर जो है वो कैलकुलेटर का मॉडल लिखना होता है, ठीक है? और आप सिंपल कैलकुलेटर लेके जाएंगे, जो डिजिटल पहले जमाने में कैलकुलेटर होते थे जिनमें साइंटिफिक चीजें नहीं होती थी। ये देखें कैलकुलेटर मॉडल FX82EX, पता नहीं अब कौन सा मॉडल है, लेकिन सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए, सिंपल सी बात है आपके पास। ये आपने ऊपर मेंशन कर देना है। और यू नीड इंसर्ट, जो कि आपके साथ मिलेगी, रूलर, रूलर जरूर होना है आपके पास चाहिए। ये रूलर जो है बेटे ये मैंने आपको कल बताया था, मैं आज आपको एक पिक्चर से भी समझा देता हूँ। देखें ये आपके पास एक क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज में से, जिसमें आपको एक रूलर जो ग्राफ है या बार है वो दी गई है। इस तरह के क्वेश्चन में बेटे मार्क्स कैसे मिलते हैं? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मिलेंगे प्रॉपर ड्रॉ करने के, उसके लिए स्केल से आपने ड्रॉ करना है। 2 मार्क्स मिलेंगे प्रॉपर कलरिंग करने के, या जो परसेंटेज पूछी हुई है, या जो डायग्राम के अंदर चीज पूछी हुई है, कि जैसे में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर को 42% करना है, तो आपने स्केल यहाँ पर एग्जैक्टली 42% पे लाइन ड्रॉ करनी है। लेड पेन वो जो होता है ना, मैं देखता हूँ अक्सर पेपर्स में कि बॉल पेन से पेपर कर रहे हैं और उसी से लाइन ड्रॉ कर दी है सीधी हाथ से ही, ठीक है? वो टेढ़ी हो रही है सेंटर से या जैसे भी हो रही है, वो कैम्ब्रिज बेटा आपके मार्क्स का काट देगा, ठीक है? आपने स्केल से रूलर से आपने लाइन लगानी है, एग्जैक्ट लेड पेंसिल यूज करनी है, और लेबलिंग के लिए अंदर ब्लू पेन यूज कर लें, ठीक है? लेबलिंग के लिए ब्लू पेन यूज कर लें। लेकिन जितनी भी पेपर में ग्राफ होंगे, बार चार्ट्स होंगे, देखें प्राइमरी पहले लिखना है, ये भी याद रखना है। कुछ स्टूडेंट ये भी काम करते हैं, ये मतलब बड़ी अजीब सी एक प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स के अंदर, कि वो क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। आपने टेरिशरी पहले 44% नहीं लगा देनी, आपने पहले प्राइमरी 42 लगानी है, सेकेंडरी लगानी है, फिर टेरिशरी लगानी है।
इस तरह के क्वेश्चन में बेटे 2 नंबर का एक क्वेश्चन हर पार्ट में होगा। 2 नंबर आपके 6 नंबर बनेंगे टोटल। 3 क्वेश्चनों में 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अब ये पहले ही आता था 4 मार्क्स में, अब आता है 2 मार्क्स में। हर क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन होगा, ठीक है? 6 मार्क्स आपके ये हैं, 18 मार्क्स आपके 6 मार्कर्स में हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में आपके डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस में आपके 12 मार्क्स हैं। ये 3 वेरिएंट्स आप कर जाएँ एग्ज़ाम में, आपके 50 में से 50 नंबर पक्के हो जाते हैं। लेकिन इनकी आर्ट क्या है, स्किल क्या है इस क्वेश्चन को करने की, कि प्रॉपर स्केल का यूज करना है। 2 नंबर उस चीज के होते हैं। क्लियर आइडेंटिफिकेशन के 2 नंबर होते हैं। क्लियर लेबलिंग के 2 मार्क्स होते हैं। अगर आपने क्लियर नहीं किया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने इतनी दफा देखा हुआ है, लाइक मैं ज़ाहिर है पेपर्स मार्क करता हूँ, कि जिस बॉल पेन से पेपर कर रहे होते हैं उसी से लाइन ड्रॉ कर दी, उसी से वो ग्राफ बना दिए, पाई चार्ट्स बना दी और रफ सी अंदर मार्किंग कर दी, तो बेटा उसमें 1 नंबर कट जाएगा आपका रफ मार्किंग का या रफ लेबलिंग का। प्रॉपर शेड का मतलब है प्रॉपर शेड करनी है आपने पिक्चर, लेड पेंसिल से शेड करनी है उसको, वो एडजेसेंट रख के पेपर के, तो उसको शेड कर देना है, प्रॉपर उसमें शेडिंग नजर आनी चाहिए, ठीक है? ये बेटे चीजें बहुत छोटी छोटी सी हैं। पेंसिल से करेंगे ना बेटे, उसकी लेबलिंग जो है वो ब्लू पेन से करेंगे। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जो ग्राफ और इन चीजों की जो बेटे मार्किंग है, इन ग्राफ्स की जो प्रॉपर लेबलिंग है वो लेड पेंसिल से करेंगे आप। मार्किंग का मतलब है लेबलिंग, ये जो आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डाटा। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि प्राइमरी इंडस्ट्री का 42% है, तो जो यहाँ पे आप इस रूलर पे लाइन ड्रॉ करोगे ना ऐसे करके, वो आप लेड पेंसिल से करोगे, ठीक है? उसके बाद 14 आगे नेक्स्ट करोगे सेकेंडरी, तो उसको लेड पेंसिल से रूलर रख के, स्केल रख के, ये जो डॉट्स दिए हैं इसके एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करोगे ऊपर, ठीक है? अगर इसके साथ लेबलिंग भी पूछा होता, कलरिंग भी पूछा होता, फिर वो आपने कलरिंग करनी थी प्रॉपर ब्लू पेन से। मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन, ताकि आपका ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, आपका ये क्वेश्चन एड्रेस हो जाए प्रॉपरली। जैसे ये देखें, ये क्वेश्चन है ना, तो इस तरह क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपके बेटे लेबलिंग और 2 मार्क्स कलरिंग के, ठीक है? बेटा अगर उसी पेन से, एक पेन से आप कर रहे हैं और लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं और उसे भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपके 1 नंबर कटेगा उस चीज का। आपने क्लियर लेड पेंसिल का यूज करके आइडेंटिफिकेशन करनी है और क्लियर आपने कलरिंग करनी है। पेंसिल लीजिए, लेड पेंसिल, रूलर और कैलकुलेटर, ये 3 चीजें आप ले जाइएगा। कैलकुलेटर के बारे में मैंने बता दिया कि वो सिंपल होना चाहिए, और एग्जाम कंडक्ट के बारे में मैंने बता दिया कि एग्जाम कंडक्ट क्या है कल का आपने, कि 1 hour 30 minutes में, मैं दोबारा ये जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनके लिए ऑन बोर्ड लेने के लिए उनको बता रहा हूँ, बेटे 1 hour 30 minutes कैसे स्पेंड करने हैं, अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कल। वो हमने कैसे करने हैं, वो हमने सिंपल सी बात है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेपर आइडेंटिफिकेशन। पहले 15 मिनट में हम सिर्फ पेपर को आइडेंटिफाई करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। पहले 15 मिनट गुजर भी जाएं कोई मसला नहीं। आपका पेपर लेट सपोज 12 बजे है, फर्ज करें 12 बजे है, तो 12:15 तक आपने पेपर में सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं, और लेड पेंसिल से हर क्वेश्चन को टिक, उसके आगे उसके नंबर लिखे, और बाद में उसको ऐड कर लेना है, देख लेना है कि मेरे इस क्वेश्चन में कितने नंबर बनेंगे, ठीक है? उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। 5 में से 3 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं जिनके आपके 20+ नंबर जा रहे होंगे। 15 मिनट में कोई चीज नहीं लिखनी, 15 मिनट में सिर्फ पेपर करें आइडेंटिफाई। फिर अगले मिनट में, आधे घंटे में, 30 मिनट्स में आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन की सिलेक्शन 6 मार्क्स की बेस पे होती है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स की बेस पे नहीं होती। आपने क्वेश्चन जो भी चूज करना है, दैट मस्ट बी बेसिस ऑन द 6 मार्क्स क्वेश्चन। बेटे वो आपको मैंने बताया कि आपने जो लेबलिंग होती है ना, प्रॉपर लेबलिंग करनी है, दैट इज द ओनली थिंग। अगर आपने क्वेश्चन के अंदर आपने एक्स्ट्रा शीट यूज की हुई है, उसको प्रॉपर मेंशन करना है आपने कहाँ की हुई है, कहाँ पे ये आंसर, कहाँ पे कनेक्शन देना है एग्जामिनर को, चाहे आप शीट्स जैसे मर्जी यूज करें, ठीक है? एग्जामिनर को आपके पेपर में कनेक्शन मिलना चाहिए। उसको सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है कि उसको क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े, आपका क्वेश्चन कहाँ गया, इसका बाकी पार्ट किधर है, इसका पहला पार्ट किधर है, ये चीज उसको प्रॉब्लम करती है, दैट्स द ओनली थिंग। उसके अलावा आपका पेपर की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
आपने जो भी क्वेश्चन करना है, मैंने आपको सिंपली भी दिखाया है कि जो डिस्टिंक्शन होल्डर एग्जाम है उसमें ये चीज हर क्वेश्चन के बाद है कि उसने जहां पे क्वेश्चन स्टार्ट किया, जहां पे क्वेश्चन एंड किया, उसने उसको रेफर किया हुआ पेज नंबर को। ठीक है, ये सिंपल कर लें, आप जैसे मर्जी शीट्स को यूज करें। ये मैंने भी 15 मिनट पहले ये बात डिस्कस की है। और ये चीज सिंपल है कि आप लिंक दे रही हैं तो आप जितनी मर्जी एक्स्ट्रा शीट्स यूज करें, आप 50 एक्स्ट्रा शीट्स यूज कर लें, लेकिन जो क्वेश्चन जो सब पार्ट आप जहां कर रही हैं वो पेज नंबर मेंशन करेंगी आप। दैट इज दी ओनली थिंग। ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो दूसरी बात है बेटे, जी सीक्वेंस तो जाहिर है बेटा, आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आगे पीछे तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसमें सिंपल सा बता दिया मैंने आपको कि आप लिंक देंगी और क्वेश्चंस को आप एक्सपैंड करती जाएंगी ऑन एक्स्ट्रा शीट्स। आप एक्स्ट्रा शीट्स पहले ले लें, 3-4 एक्स्ट्रा शीट्स ले लें। जो क्वेश्चन आप कर रही हैं, आपको लगा कि इसकी स्पेस कम पड़ गई है, 7 पैरेलल एक्स्ट्रा शीट रखें, उस पे वो क्वेश्चन करना शुरू कर दें। ठीक है, उसको वहां कंप्लीट कर दें, उसका नंबर देके, उसके नंबर देके उसका नीचे क्वेश्चन वहां पे आंसर कर दें। फिर आप दोबारा अपने पेपर पे, मेन पेपर पे वापस आएं और अगले पार्ट को आंसर करें। अगर उसमें भी एक्स्ट्रा शीट रिक्वायर्ड है, उसके साथ अपने पैरेलल आपने एक्स्ट्रा शीट रखी हुई है, उसके ऊपर आंसर लिखें उसका एक्स्ट्रा, फिर अपने वापस पेपर पे आए। ठीक है, तो इस तरह से आप चलते हैं ना इसमें एक्स्ट्रा शीट्स यूज करते हुए। तो ये चीज है बेटे। अब दूसरी जो हमारा एजेंडा है उसकी तरफ चलते हैं, आखिरी जो बेसिकली चीज है। लेकिन मैं जो तीसरा एजेंडा है बेटे, मैं उसको पहले ले आता हूँ। तीसरा एजेंडा जो है बेटा, क्वेश्चन 1 की जो होगा वो सीक्वेंस में ही होगा ना। प्लीज आप ये क्यों लेके इलॉजिकल चीज है उसके ऊपर आप घुमा रहे हैं कि क्वेश्चन आप जो कर रहे हो उसका सीक्वेंस तो शीट के अकॉर्डिंगली होगा ना भाई। क्वेश्चन 1 कर रहे हो तो क्वेश्चन 1 के लिए ही क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं वो यूज होंगी ना। सीक्वेंस कैसे डिस्टर्ब हो सकता है ज्योग्राफी में? तो अब उसमें ये है कि वो तो स्पेसिस गिवन है ऑलरेडी और क्वेश्चन गिवन है। तो अब इसमें जो चीज़ है जी वो ये है कि दूसरी चीज़ देखते हैं जी, वो आपकी है टिप्स एंड ट्रिक्स, और जो कल भी हमने डिस्कस की थी। और उसमें हम ये करेंगे कि बेटे 8 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल, ये आपके लिए 100% सर्टनिटी है। पहली चीज़ जो कंडक्ट मैंने कल बताया है, दूसरी चीज़ अगर आप ये में मिक्स कर दोगे तो 100% आपकी सर्टनिटी आएगी। 2 क्वेश्चंस आपको नए आएंगे, उसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। 3 क्वेश्चन आपको पास पेपर्स में से आएंगे, आप वो ढूंढें वो करें। अगर आपको नए क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, आप नए क्वेश्चंस की तरफ जाएं, दैट इज इनकरेजिंग। आप नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, दैट वुड बी ईजी। लेकिन जाहिर है आपका एक्सपीरियंस अगर नहीं है टॉपिकल्स के साथ, तो फिर आप पुराने क्वेश्चंस पे ही रिलेट कीजिएगा, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, 2015 से 2023 तक के टॉपिकल्स देख के जाएं, उनमें से आपके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे या 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आ जाएंगे। तो 2015 से 2000 जो है वो 23, इसके टॉपिकल्स जो है बेटे, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल आउट ऑफ द 8 प्रिंसिपल्स। टॉपिकल्स जरूर इस दिन में सॉल्व कीजिएगा जो आपके पास रह गए सुबह एग्जाम तक। एक दफा टॉपिकल रिव्यू जरूर कीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन समटाइम्स आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। जैसे लास्ट पेपर में क्लाइमेट पे क्वेश्चन सेम आया हुआ है पहले भी 2017-18 में, ड्राउट्स वाला और ये सारा। ठीक है, अब उसमें ये है दूसरी चीज बेटे, जो है सबसे इंपॉर्टेंट कमांड वर्ड्स। मैंने बार बार बताए हैं आपको, 3 महीने में कमांड वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अकॉर्डिंगली ओबीडियंस होनी चाहिए एग्जाम में, दैट वुड बी हेल्पिंग यू अलॉट। तीसरी चीज जो है वो आपका जो है वो मेन चीज जो है, दैट इज फॉर्मेट ऑफ द 6 मार्क्स क्वेश्चंस। मैंने एक स्टूडेंट का परसों या कल पेपर चेक किया, तो शी सेंट मी आई गेस ऑन व्हाट्सएप। उनमें शी मेड अ कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द क्यू बॉक्स क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आंसर्ड इट। तो 6 मार्क्स का फॉर्मेट फॉलो कीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा, प्लान कीजिएगा, एग्जीक्यूट कीजिएगा। 6 मार्कर में 3 स्टेप्स जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप एग्जीक्यूट शुरू कर देंगे और बाद में प्लान करेंगे और बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, तो नंबर बेटे 2 या 3 आएंगे। और मैंने आपको दिखाए हैं वो पेपर, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, 100% ए स्टार के कैंडिडेट्स थे। हिस्ट्री बड़ा अच्छा हुआ था, ज्योग्राफी की वजह से बी आ गया। क्यों? 42-43 मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि 6 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर पूछा कुछ था, बता कुछ बोल रहे थे, एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे थे, कंक्लूजन नहीं लिख रहे थे प्रॉपरली। ठीक है, तो 6 मार्कर्स बड़े बड़े ही जो है ना वो लीथल होते हैं और बड़े ही रुथलेस होते हैं। क्यों? आपके हर स्टेप के नंबर हैं। आपने पॉसिबिलिटीज बताई, 2 नंबर मिलेंगे। इम्पॉसिबिलिटीज बताई, 2 नंबर मिलेंगे। आपने कंक्लूजन लिखा, 1 नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल्स लिखी, 1 नंबर मिलेगा। अगर एग्जाम्पल मिस है, 1 नंबर उड़ जाएगा, 5 में से चेक होगा, 4 आएंगे। 2 नंबर हर क्वेश्चन में से चले जाएंगे, 6 नंबर कट गए।
ठीक है, एग्जाम्पल्स नहीं है, कंक्लूजन प्रॉपर नहीं है, एक एक नंबर क्या, आपके पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, दो नंबर चले गए, एडवांटेज हैं या पॉसिबिलिटीज हैं या बेनिफिट्स हैं, कुछ भी है, तो उसका फॉर्मेट बड़े अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। ये कमांड वर्ड्स, टॉपिकल्स, ये आपका 6 मार्कर का फॉर्मेट, ये चीजें आपने जरूर देख के जानी है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक्सपीरियंस, these are all those things which are quite relevant and quite important for the tomorrow's exam। उसके बाद बेटे सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप एंड ट्रिक ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि वो कमांड वर्ड्स के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पलीफाई करना और केस स्टडीज को याद करना। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास डिजिटल मीडिया है, आपके पास लिटरेचर है, एग्जाम्पल्स सॉर्ट आउट करें हर टॉपिक की। जैसे एग्रीकल्चर की मैंने वर्कशॉप में भी बताई थी कि ये जो टैक्स लगा लिया, और वाटर रिसोर्सेज की मैं बात बात बता रहा हूँ। इंडस्ट्रीज की सी पैक को जो है वो बड़ा आप यूज करें, सी पैक को बार बार अपने इंडस्ट्रीज के अंदर लिखें। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन आ गया तो सी पैक को बार बार एग्जाम्पलीफाई करें, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज पे आ गया तो ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ईपीए, ईपीए को मेंशन करें पंजाब में जो काम कर रही है। उसके बाद पीरा को करें, अगर पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ गए तो पीरा फोर्स को मेंशन करें, ठीक है। अगर आपके पास वाटर रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आ गए तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है कि रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी अब पाकिस्तान में या लाहौर में, पंजाब में, इसको मेंशन करें। तो केस स्टडीज और एग्जांपल्स, यू शुड डेवलप योर आंसर जो है ना, उसमें भी यूज करें। और 6 मार्क्सर मार्कर में भी तो एक नंबर इस चीज का होता है, तो इसको भी यूज करें। ये केस स्टडीज हो गई, कमांड वर्ड्स हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमांड वर्ड्स हैं, फिर केस स्टडी है, फिर 6 मार्कर का फॉर्मेट है, फिर आपके पास टॉपिकल सोल्यूशन है, फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स रिव्यू है। ये 5 चीजें आउट ऑफ 8 आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ये जो कुछ आवर्स आपके पास रह गए हैं, ठीक है। और जो तीसरा एजेंडा है आज के लेसन का वो है इंडस्ट्रीज और वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि हर एग्जामिनेशन डिबेट में दीज टू टॉपिक्स आर बीन सेट के ये आपके एग्जाम में आएंगे। 1, 2, 3 और 9, ये 4 चैप्टर्स जरूर कीजिएगा, इनके टॉपिकल्स कीजिए। 1 तो आपका बेस है, 1 के बगैर यू आर नो वेयर इन जोग्राफी। और 2 क्लाइमेट, वो आपका 7, 9, 12 इन सब को लिंक करता है। एग्रीकल्चर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 7 और 9, ये बेटे आपके डिसाइसिव यूनिट्स होंगे। बेटा 7 के बगैर मैंने आपको बताया था कि 18, 17 साइटिंग्स हैं उसकी आउट ऑफ 20, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट जो है ये शो करवा सकता हूँ वंस अगेन, जो इतनी टाइम्स के लिए बनाई गई हैं कि आपको पता हो कि हर चैप्टर की सिग्निफिकेंस क्या है पास्ट पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में, या उसकी एग्जाम एक्सपीरियंस कितना है उस चैप्टर का, कितनी दफ़ा वो एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट हुआ। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 16 टाइम्स एग्रीकल्चर आया हुआ है, 20 टाइम्स में से 4 दफा ऐसा पेपर बना हुआ है जिसमें नहीं आया हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर 1, तो पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड कंट्री, पाकिस्तान की सारी इनकम ही मोस्टली जो है वो इस पर डिपेंडेंट है। ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, एग्जामिनर भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान इज नोन फॉर हिज एग्रीकल्चर। तो इसको हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 7 के साथ 3 और 9 जो है वो भी हम रिवाइज भी करेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द लेसन में मैं इंशाल्लाह उसको रिवाइज करवाता हूँ, की कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। वैसे तो बड़ा सिंपल है। इंडस्ट्रीज पे कल मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी कुछ स्टूडेंट्स की, जिन्होंने कहा था पर्सनली, उनको इंडस्ट्रीज मैंने एक्सप्लेन किया था एक लेसन में। तो इंडस्ट्रीज जो है बेटे चैप्टर 9 है आपका। 3 चीजें याद रखनी है, सिंपल इंडस्ट्रीज आपका हो जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाए। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज, व्हाट आर इंडस्ट्रीज, सबसे पहले यू शुड बी नोइंग द डेफिनेशंस। डेफिनेशंस का मैंने आपको पहले बताया था, डेफिनेशंस आपकी हर क्वेश्चन में होगी, एक क्वेश्चन में एक डेफिनेशन जरूर आएगी बेटा। 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12
10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 12 ये आप जो है ना, मेरे ख्याल में ये 7 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। बहरहाल इसको बाद में करते हैं। इंडस्ट्रीज में सबसे पहले बेटा, व्हाट इज इंडस्ट्रीज, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर नॉलेज, मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज। अब इसमें क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा हर क्वेश्चन में एक नंबर की डेफिनेशन जरूर होगी। 5 क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर होते हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 नंबर आपके डेफिनेशन से आएंगे। सो डेफिनेशंस को याद कीजिए, चैप्टर्स की जो मेन मेन डेफिनेशंस हैं उनको याद करके जाइएगा। सस्टेनेबल क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, टेरिशरी इंडस्ट्रीज को क्या कहते, और डिफाइंड टेरिशरी इंडस्ट्रीज, कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो डेफिनेशन से पूछता है वो। तो डेफिनेशंस पे फोकस कीजिएगा, 3 नंबर आपके ये भी सर्टन हो जाएंगे। आप 75 में से 75 ले सकते हैं। वो कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 मार्क्स 6 मार्कर से कंफर्म होंगे, ग्राफ पाई चार्ट्स और लेबलिंग से 6 नंबर कंफर्म होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाले कमांड वर्ड से 12 मार्क्स कंफर्म होंगे, जिसमें मैप को आपने डिस्ट्रीब्यूशन बतानी होती है कि किस रीजन में, किस टोपोग्राफी में, किस एल्टीट्यूड, किस लॉन्गिट्यूड पे एक रिसोर्स अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, नियर बाय सिटी, डायरेक्शन क्या है, दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल इन अ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। ये 12 नंबर कंफर्म हो गए, डेफिनेशंस के 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इस तरह करते करते बेटे आपके 75 आउट ऑफ 75 आ सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज का चैप्टर देखें। इंडस्ट्रीज में सबसे पहले यू शुड नोइंग व्हाट इंडस्ट्रीज आर। सबसे बेसिक चीज, आपको इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन आनी चाहिए। बेटा दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर परफॉर्मेंस, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत सिंपल है इसमें, लाइक देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले व्हाट इंडस्ट्रीज आर, सिंपल डेफिनेशन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे भी आ रही है। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं बेटे, इंडस्ट्रीज आर बेसिकली दोज मैकेनाइज्ड यूनिट्स which convert raw material into finished products। इंडस्ट्रीज सिंपल सा एक मैकेनाइज्ड यूनिट होता है जो रॉ मटेरियल को आपके जो है वो फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है सिंपली, ठीक है। और मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेबर फोर्स होती है, लाइक और मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, थ्रू अ मैकेनाइज्ड वे इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रीज। कोई भी डेफिनेशन जो जस्टिफाइबल है वो आप याद कर लें। दूसरी चीज बेटे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में या दुनिया में कौन कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं, टेरिशरी इंडस्ट्रीज हैं, क्वार्टरनरी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में टेरिशरी है, सेकेंडरी है और प्राइमरी है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी जो है ये क्या होती हैं, इसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल इंडस्ट्री क्या होती है, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। ये 9 डेफिनेशंस हैं, 8 से 9 डेफिनेशंस। ये 9 8 डेफिनेशंस लिख लें एक पेज पे कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो उसको मैन्युफैक्चर करती है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है टेबल कुर्सी में। फर्ज करें वुड कलेक्टर जो है, टिम्बर जो कलेक्शन है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको फर्नीचर बनाना है, और टेरिशरी उसको सेल करना है ऑन शोरूम्स, ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। टेरिशरी क्या है आपका, टेरिशरी सिंपल है कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड नहीं करती। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, जो घर की लेवल पे होती है, घर के लोग मिलके एक कारखाना बना के छोटा सा अपनी अर्निंग जनरेट कर रहे होते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस अलॉट, ठीक है। मीडियोक्रेसी वो टेक्निकल असिस्टेंस लेते हैं और वो एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करके बेच लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा आपके पास आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो बड़े लेवल पे है, ये है वो है। इसकी डेफिनेशंस हैं, ये 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं। दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 2 इज इंडस्ट्रीज इज। पहली व्हाट इज इंडस्ट्रीज, दूसरा के क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है। अब एक ही हेडिंग बना के क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की सारी 8 की 8 लिख लेंगे, उनकी डेफिनेशंस याद कर लेंगे और थोड़े उनके प्रोज एंड कॉन्स अपने माइंड में बना लेंगे। फिर बेटे जब आपने इंडस्ट्रीज कर ली, ये चीज़ यहाँ तक कर ली, तो फिर आपने देखना है कि पाकिस्तान की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस किस कैटेगरी में फॉल होती हैं। ये थर्ड चीज़ है और मेन चीज़ ये है इस चैप्टर के अंदर कि आपने देखना है कि पाकिस्तान में, मैंने कल भी जिन स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन लेसन लिया था इस चैप्टर पे सेपरेटली, उसमें मैंने ये बताया था उनको
एक पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसको फॉलो कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने सिंपली इस चैप्टर में ये करना है बेटे कि पाकिस्तान की जो मेजर इंडस्ट्रीज है ना, वो किस किस कैटेगरी में आती हैं, क्या उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या उनमें डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, कैसे वो हमें पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लेवल पे बेनिफिट्स दे रही हैं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। मैं आपके सामने वो स्क्रीनशॉट निकाल देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ों को फॉलो करना ईजी हो और समझ सको कि क्या बेसिक एजेंडा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज बहुत सिंपल चैप्टर है अगर आप इसको इस वे में करोगे जिस वे से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद आप लिखो कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, किन किन टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। फिर आप लिखोगे सिंपली थर्ड हेडिंग के टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। ये बेटे वो है शीट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आप सिंपल सा ये करेंगे कि हर इंडस्ट्री की आप पहले तो कैटेगराइज करेंगे उसको कि किस कैटेगरी में फॉल करती है ये, पाकिस्तान में ये जो इंडस्ट्री है किस कैटेगरी में है। जैसे देखें टूरिज्म इंडस्ट्री है तो ये है टेरिशरी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री है ये है सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री, डिफेंस सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज फॉर्मल, और ये है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज सारी की सारी जो मैंने बोली है। तो आप हर इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है ना उसका सबसे पहले पॉइंट ये लिखेंगे कि जी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन ये मेन इंडस्ट्री है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। और ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। टेक्सटाइल आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, फॉर्मल इंडस्ट्री है, और आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। तो हमने ये दूसरी चीज देख ली, पहली चीज कि ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में पॉइंट नंबर 3 में, और फिर उनकी नेचर क्या है, वो किस नेचर की इंडस्ट्री है, लार्ज स्मॉल फॉर्मल इनफॉर्मल सेकेंडरी प्राइमरी टेरिशरी, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे हर इस इंडस्ट्री का। फिर बेटे हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। बेटा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जो आपके वॉर वगैरह और जो सब बनते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री जो है ना वो आपकी जो बेसिकली इक्विपमेंट्स बनाती है वॉरफेयर के, मिसाइल्स वगैरह और ये सब कुछ, ठीक है, जहाज वगैरह और ये सारे, ठीक है, तो टैंक वगैरह। तो अब इसमें ये है कि ये सारी चीज हमने बता दी। अब उसमें ये सारी जो है आपने आइडेंटिफाई कर ली सारी इंडस्ट्रीज, फिर आपने बता दिया कि हर इंडस्ट्री का बेनिफिट क्या है, हर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिकल हैं, पावर रिसोर्सेज नहीं है, बिजली चली जाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल महंगा है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा हैं, लिमिटेड कस्टमर है, एक्सपेंसिव प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेबर एक्सपेंसिव है, ठीक है कंपैरेटिवली, और फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्टिव नहीं है, गवर्नमेंट के हाई टैक्सेस हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ बड़ी हाई हैं। तो ये कॉमन कॉमन इसके पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से बेटे अगर हम चीज़ों को लेके चलेंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पाकिस्तान में कहाँ पे इंडस्ट्री लोकेटेड है, किस रीजन के अंदर ये जो जैसे देखें स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का है सियालकोट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है फैसलाबाद, स्टील इंडस्ट्री का है कराची, कॉटन इंडस्ट्री का है हैदराबाद और मुल्तान वाली साइड पे, रहीम यार खान वाली साइड पे, जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो आपकी अटक, ठीक है, और जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी अटक के करीब है क्योंकि पोटोहार रीजन में है। चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ बड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि सीमेंट किससे बनता है, सीमेंट बनता है जिप्सम से और लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन और जिप्सम कहाँ मिलता है, वो मिलता है पोटोहार रेंज में, तो पोटोहार रेंज में सीमेंट इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ है, मोस्टली सिंध में और पंजाब में, क्योंकि लाइव स्टॉक यहाँ पे है, तो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए लाइव स्टॉक और दूसरे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जिनके आप बायोफ्यूल्स वगैरह को आप करते हो यूज़। नेचुरल फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री होती है वो भी, और दूसरी जो होती है, बिल्कुल लोकेशंस पूछेंगे ना बेटा, और क्या पूछना है उन्होंने, लोकेशंस पूछेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे, ये पूछेंगे आपको, सिटीज पूछेंगे कि किस किस सर्जिकल इंडस्ट्री का एक मेजर सिटी बताएं, एक जोन बताएं जहाँ पे सर्जिकल इंडस्ट्री लोकेटेड है।
बहरहाल अभी ना ये बेटे 1 आवर कंप्लीट हो रहा है लेसन का। सेकंड हाफ के लिए मैं लिंक भेजता हूँ आपको, आप प्लीज़ उस पे ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम इसको और अगले चैप्टर को, जो चैप्टर 3 है उसको रिवाइज कर लें हाफ एन आवर में, और हमारा एजेंडा नंबर 3 कंप्लीट हो जाए, और फिर क्वेश्चन आंसर्स रख लेंगे ताकि एजेंडा नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चारों एजेंडाज को कवर करने के लिए मैं सेकंड लिंक भेज रहा हूँ। हमारे 2 एजेंडाज रह गए हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 9 की फास्ट ट्रैक रिवीजन और क्वेश्चन आंसर्स आप सबके। तो मैं आपको सेकंड लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं आपके सेकंड लिंक भेज रहा हूँ। इस मीटिंग को बेटे मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ ज्वाइन थ्रू द व्हाट्सएप। आफ्टर लाइक 5 मिनट्स आपको लिंक आ जाता है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस सेशन।